Yes, Neha. Okay. Okay, class. Good morning, class. Now you can mention your attendance in the chat box with your sections. Okay. लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन, और हम लोगों ने बात करी थी कैपिटलाइजेशन और उनकी थ्योरीज की। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जितना ज़रूरी होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कैपिटलाइजेशन। क्योंकि कैपिटलाइजेशन में हम ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं या फिक्स एसेट्स जिनको हम बोलते हैं होती हैं, तो वो ओवरऑल उनके प्रोजेक्शन में आप जब फिक्स एसेट परचेज करते हो तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है, फिर उसका इंस्टॉलेशन और भी कुछ जो चार्जेस आपके इंकर्ड होते हैं उसके इंस्टॉलेशन में, उसके प्रोक्योरमेंट में, या कहीं ना कहीं उसको एक्वायर करने में, तो वो सारे फंड्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी वो कॉस्ट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको ओवरऑल बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन की दो थ्योरीज की बात करी थी। फर्स्ट इज कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, सेकेंड इज अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली ये दोनों थ्योरीज, कॉस्ट थ्योरी कॉस्ट पे बेस होके बनाई जाती है, और अर्निंग थ्योरी फ्यूचर में हम कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जितना हमने कैपिटलाइजेशन में लगाया है कैपिटल अपनी, और हम फ्यूचर में उससे कितना रिटर्न चाहते हैं, तो अर्निंग थ्योरी इस पे बेस होती है। और तो ये इस तरह से हम लोगों ने दो थ्योरीज पढ़ी थी। आज हम लोग क्लास बात करेंगे इट इज टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। और ये बेसिकली ये दो तरह के ही होते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। बट स्टिल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हेन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कॉल्ड साउंड और फेयरली कैपिटलाइज, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन से। व्हाट इज ओवर कैपिटलाइजेशन? According to Hoagland, whenever the aggregate of the par value of stocks or bonds outstanding exceeded the true value of the fixed assets, means आपकी actual जो value है fixed assets की, और उससे आपकी जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो इनकी एग्रीगेट वैल्यू, यानी शेयर डिवेंचर्स और ये जो स्टॉक्स हैं आपकी, जो इनकी एग्रीगेट वैल्यू है वो आपकी फिक्स्ड एसेट से ज्यादा हो रही है, द कॉर्पोरेशन इज सेड टू बी ओवर कैपिटलाइज्ड। तब जो आपकी फर्म है वो ओवर कैपिटलाइज कहलाएगी। मीन्स आपकी फिक्स एसेट्स इट ऑलवेज शुड बी इक्वलेंट टू दी आउटस्टैंडिंग बॉन्ड स्टॉक्स, और इनकी जो पार पार वैल्यू की भी हम लोग बात करते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट वैल्यू की बात नहीं करते हैं। मीन्स जो ट्रू वैल्यू हम जिसको बोल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो थी अकॉर्डिंग टू होगलैंड। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम लोग आते हैं। जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अकॉर्डिंग टू जर्स्टनबर्ग, corporation is overcapitalized when its earnings are not large enough to yield a fair return. Yield means होता है एक तरीके से आउटपुट। आप ठीक है, yield a fair return on the amount of stocks and not large enough to yield a fair return on the amount of stocks and bonds। मीन्स ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपके जो फेयर यानी आउटपुट, जो रिटर्न्स आपके आने चाहिए, वो उतने नहीं आ पा रहे हैं जितना कर आपने कैपिटलाइजेशन लगा रखा है, यानी जितना आपने कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक, तो ऑब्वियसली आपको उतना अर्निंग नहीं हो रही, आपने कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और आपको उस रेट ऑफ रिटर्न से आपको एक्चुअल अर्निंग्स नहीं रिसीव हो रही है। फाइन, यानी हमने सिंपल अगर हम लोग लेमैन में समझे कि आपने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको, तो अब ये जो पूंजी पैसा लगाना है, मतलब है यहाँ पे पूंजी, यानी आपने इन्वेस्टमेंट, आपने शेयर डिबेंचर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन आपको रिटर्न्स वैसे नहीं आ रहे हैं। फाइन, तो अगर ये लेमैन में हम लोग समझे, एक सिंपल से टर्म में हम लोग समझे, आगे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन पढ़ा था, ये उसी का फॉर्मूला है। उसके फॉर्मूले से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे एक फर्म ओवरली कैपिटलाइज कहलाएगी। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी अर्न ₹5 लाख, 5 लाख उसके प्रॉफिट्स हैं, अर्निंग्स हैं,
एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 10%। और हम लोगों ने रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है कि हमें 10% रिटर्न्स आएंगे। देन कैपिटलाइजेशन वुड बी, तो हमारा कैपिटलाइजेशन जो हम लोगों ने अर्निंग थ्योरी से निकालते हैं तो वो कैसा होगा, 5 लाख हमारी प्रॉफिट हो गई इनटू, अब हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिया है 10%, तो यहाँ से डिवाइड करना था ना, डिवाइड करना था एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में, तो हम डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए 100/10 लिखा हुआ है। तो हमारा कितना आ गया 50 लाख, 50 लाख हमारी अर्निंग्स आ गई। अब हम लोग यहाँ पर सपोज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹60,000, ठीक, 50 लाख हमारा आ गया। हमने देखा कि हमारी जो कैपिटल हमने लगाई हुई है वो हमने 60 लाख लगा रखी है, ठीक है। इट इज ओवर कैपिटलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ 10 lakhs, तो यहाँ 50 लाख से और यहाँ 60 लाख से जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है वो 10 लाख का आ रहा है, यानी हमने 60 लाख का जो कैपिटल था वो इन्वेस्ट कर रखा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें जो रिफंड्स आ रहे थे, वो अर्निंग्स आ रही थी, वो 5 लाख आ रही थी, ठीक। और उससे हमने जब अपने एक्चुअल निकाला तो हमें पता चला कि भाई हमारी जो अर्निंग्स पे बेस होके अगर हमें जितना अमाउंट लगाना चाहिए, तो अगर हमें 10% रेट से लेके चल रहे तो हमें तो 50 लाख लगाना चाहिए, लेकिन हमने 60 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी हमने जो डिफरेंस है वो 10 लाख ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमारा कैपिटलाइजेशन 10 लाख से ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम इससे देखें तो हमारा ये जो 10% का है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो अगर हम इसको फिर से चेक करें तो न्यू रेट हमारा क्या आना चाहिए, 5 लाख, और इसको अगर हम लोग उससे जो हमारा डिफरेंस है इससे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/1/3%, ठीक। तो ये एक्चुअल रेट है, यानी हम जो एक्सपेक्टेशन 10 की लेके चल रहे हैं वो 10 नहीं होनी चाहिए, वो अगर हमने 60 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमारा रेट इतना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अर्निंग थ्योरी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसी के थ्रू ये जस्टिफिकेशन किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। भाई ऑब्वियसली अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर ओवरली कैपिटलाइज है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ रीजंस होंगे, तो हम लोग उन रीजंस की बात कर लेते हैं क्यों हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओवरली कैपिटलाइज है। तो पहला है प्रमोशन विद इन्फ्लेशन एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी मोर देन इट्स रियल वैल्यू। ऑब्वियसली हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी बुक वैल्यू है वो हमने ले रखी है, और ऑब्वियसली जो हमारी रियल वैल्यू है वो कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो हमने बुक वैल्यू ले रखी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो हमारा कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है, जरूरी नहीं कि सारे ही कॉजेज हो, कुछ हो सकते हैं। अगर हमारी ओवरली कैपिटलाइज है तो हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस, हमने बहुत ज्यादा प्रमोशनल एक्सपेंसेस खर्च किए हुए हैं। हाई रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोमोटर्स, जो हमारे शेयर डिबेंचर्स कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उन्हें हमने हाई रेम्यूनरेशन पेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्टिंग बढ़ रही है। हाई प्राइस ऑफ पेटेंट, गुडविल, और भी अगर कुछ हमारे पास है तो हमने हमने बहुत ज्यादा उसकी प्राइसिंग ले रखी हुई है, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा कॉस्ट बियर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हो सकता है फ्लोटेशन ऑफ कंपनीज इन इन्फ्लेशनरी पीरियड एंड व्हेन बूम सब्सिडाइज अर्निंग फॉल। ऑब्वियसली क्या होता है कि हम जो प्रोजेक्शन होता है ना फ्यूचर में किसमें हमें इन्वेस्ट करना है, हमने वो अच्छा प्रोजेक्शन नहीं किया, तो क्या होता है कि हमने ऐसी किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया जिसके जो प्राइजेस है वो फॉल हो रहे हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली हमें जल्दी से जल्दी वहां से अपने शेयर्स या डिबेंचर्स विड्रॉ कर लेने चाहिए और हमें दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। यही आर्बिट्रेज का रूल कहता है, जहां सस्ते हो रहे हैं आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो सेम वही है कि ऐसा ना हो इन्फ्लेशनरी पीरियड जो आपका, जब प्राइजेस डाउन हो रहे हो या जब प्राइजेस अप हो रहे हो, तो वो बेनिफिट आपको ना मिल पाए, क्योंकि जब एक बार शेयर बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो जो जिनके स्टार्टिंग में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो कहीं ना कहीं उनको इतना फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि उतनी तो उनकी कॉस्ट आ जाती है, फ्लोटिंग कॉस्ट और भी जो कॉस्ट होते हैं। तो ये इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कब वो राइज हो रही है, कब वो फॉल हो रही है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ओन्ड कैपिटल, डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान। आपने जो कैपिटल ओन कर रखी हुई है वो इनएडिक्वेट है,
यानी आपने क्या किया कि हमने खुद ही से सारा पैसा अरेंज करके रखा है, हमने शेयर डिबेंचर्स में बहुत ज्यादा नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा बियर कर रहे हो, तो वो भी आपको ओवरली कैपिटलाइज करता है, आपको उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर नेक्स्ट है इसी में आ गए डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान। आपने कोई अच्छा फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाया हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है और ये इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज होना चाहिए, यानी पोर्शंस में होना चाहिए। एक ही जगह आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। choose of capital becomes beggar of capital, sorry, chooser of capital becomes beggar of capital। ऑब्वियसली जब हम बहुत ज्यादा चूजी बनते हैं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हीं सेलेक्टिव के चक्कर में बेगर बन के रह जाते हैं। यानी हम बहुत ज्यादा जो होता है ना असेसमेंट जरूरत से ज्यादा करते हैं और करते ही रहते हैं असेसमेंट, तो जब तक वो चीज हमारे हाथ से निकल के दूसरे हाथों में चली जाती है, फिर हमें बेग करना पड़ता है, दूसरों से डिमांड करनी पड़ती है उन चीजों के लिए। तो कैपिटल के केस में भी यही होता है, तो हमें पूरी अच्छी तरीके सोच समझ के और जल्दी करना चाहिए एनालिसिस। टॉप हैवी बोरोइंग्स, इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दूसरी जगह से बोरो करना पड़ेगा, चार्जेस हमारे बढ़ जाएंगे। हाँ, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या हमारे जो और डिबेंचर्स होल्डर हैं, उनको भी वेट करना पड़ जाता है अगर हम डिसीजंस जल्दी नहीं लेते हैं, और हमारे शेयर की मार्केट वैल्यू भी घटती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, डिफेक्टिव डेप्रिसिएशन पॉलिसी। हाँ, कई बार ये भी होता है कि हमारी जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो भी ठीक नहीं है। यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, चाहे वो प्रोविजन ही हो, जैसे कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा प्रोविजन करेंगे एसेट्स के लिए, मशीनरी के लिए, चाहे वो डेप्रिसिएशन के लिए हो, चाहे वो बैड डेट्स के लिए हो, अलग अलग प्रोविजन अगर हम करेंगे और अपने प्रॉफिट का पार्ट ज्यादा सेव करके रखेंगे, तो हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। आप वो पैसा जो प्रोविजन में रोक के रख रहे हो ना, आप वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेनिफिट क्यों होगा। तो हमने ऐसी तो कोई पॉलिसी नहीं बना रखी, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनका काम बहुत हेक्टिक रहता है, उनको सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है। Next is manipulation of accounts to inflate profits and declare liberal dividend and no retained profits। ऑब्वियसली आपने क्या किया हुआ है कि आप डिविडेंड पे डिविडेंड इशू करते हैं, यानी आपने सोचा हमारे शेयर होल्डर्स खुश रहें, और हमारे शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे तो हमारे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा फोकस यहीं पे ही है। और हमने क्या किया, रिटेन्ड नहीं रखा है अपने पास, कुछ भी पार्ट बचा के नहीं रखा है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आने वाली है भाई। फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन होते हैं या और कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है, तो आपने तो सब डिविडेंड में दे दिया, आपके पास रिटेन्ड कुछ है ही नहीं, तो आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट है हाई टैक्सेशन पॉलिसी। आपने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है जिसमें टैक्सेशन आपको बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जैसे क्या होता है, अगर हमें डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट से चाहिए, तो हमें उनके उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसमें छूट मिले। जैसे बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तो उनको डिडक्शंस मिलते हैं, फाइन। या हम लोन्स लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट रेट में उसका एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलती है सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो आपको छूट कैसे मिलेगी। ऑब्वियसली हमने कैसी सेलेक्ट कर रखी है, हाई टैक्सेशन पॉलिसी सेलेक्ट कर रखी है, फाइन। तो ये तो हमारी सारी कॉजेज हो गई जिसकी वजह से कोई भी कंपनी ओवरली कैपिटलाइज कहलाती है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कॉज एंड इट्स इफेक्ट, तो अब हम लोग बात करेंगे भाई ये कॉजेज हो गए, अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। लो डिविडेंड रेट्स, अगर हम लोग कंपनी की बात करें कि कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप ओवरली कैपिटलाइज हैं, आपके ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, तो आप डिविडेंड्स ज्यादा नहीं दे पाओगे, आपके डिविडेंड के रेट्स कम होंगे। लो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब आप जब डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को नहीं दोगे तो शेयर होल्डर्स भी नाराज हो जाएंगे, उन्हें भी लगेगा यार ये तो कंपनी बेनिफिट दे ही नहीं रही है बहुत ज्यादा, और हम कहते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम लोग जाते हैं, दूसरी जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है।
थर्ड है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू शो प्रॉस्पेरिटी ऑन पेपर, ऑब्वियसली। और फिर हम क्या करते हैं, गलत तरीके निकालते हैं, मतलब मैनिपुलेशन करते हैं, गलत बैलेंस शीट निकालते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा हुआ है, अगर हम न्यूज़पेपर में या टीवीज में न्यूज सुनते हो तो कई बार, जैसे एक सत्यम एंड सत्यम करके आईटी फर्म थी, जिन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने पेपर वर्क था, यानी उन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट के फिगर्स थे वो बहुत प्रॉस्पेरस दिखाए थे, कि बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ तो बहुत एसेट्स है और हमारी लाइबिलिटीज तो बहुत ही कम है, बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे शेयर होल्डर्स बढ़िया चल रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई। फिर जब उनकी ऑडिटिंग हुई और एक्चुअल में जब ऑडिटिंग में ये पाया गया तो देखा गया अरे ये तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, यानी आप गलत मीन्स का, गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हो। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट एंड रिजर्व्स। हम अपने डेप्रिसिएशन के लिए भी परफेक्ट प्रोविजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स होते हैं या जो हमारे सरप्लस होते हैं वो सारे के सारे उस डेप्रिसिएशन या इस तरह की चीजों में हमें यूज करने पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गया इफेक्ट ऑन द कंपनी। अब क्या होता है, हमारे शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। हमारी शेयर वैल्यू डाउन होने लगती है, डेप्रिशिएट होनी लगती है, ऑब्वियसली होगी। हमारी वैल्यू कंपनी की डाउन होगी तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। नेक्स्ट है लो, अनसर्टेन एंड इरेगुलर इनकम। ऑब्वियसली हमें बार बार रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी चीजों को, और हम अनसर्टेन रहेंगे फ्यूचर को लेके, इरेगुलर हमारे डिविडेंड्स रहेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या कहा जाए कि जो हमारे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स होते हैं उनका टेस्ट भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में घटता जाता है। लो लोन वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली अगर हम शेयर्स लेते हैं उन शेयर के बिहाफ पे, अगर हम लोन्स ले रहे होते हैं ना, क्योंकि ये सब सिक्योरिटीज रहती हैं और फिक्स्ड रहती हैं, तो इन पे लोन्स भी मिलता है लोगों को, तो ऑब्वियसली वो भी नहीं मिल पाता है। आप उसको दिखा के बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी शेयर की वैल्यू इतनी नहीं है, मार्केट में आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा उस पे लोन। जैसे कहते हैं ना, क्रेडिट घटती जाती है, क्रेडिट स्कोर भी घटता जाता है, तो रेटिंग्स घटती जाती है, सेम वही बात इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट है अनहेल्दी स्पेकुलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रियल इन्वेस्टर्स। ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो जो आपके अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉयल इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको क्या करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, क्योंकि आपको पता है भाई ये तो छोड़ के जाने वाले नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज आपके इन्वेस्टर हैं, आपके एम्प्लॉइज ने आपका शेयर ले रखा है, या जो प्राइम मेंबर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है कि भाई अब तो अपने पास यही बचे, और इनको जब हमारे यहाँ है ही नहीं पैसा तो फिर हम इनको डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं लगातार। तो ऑब्वियसली उनका मतलब आपकी अच्छी जो रिलेशनशिप थी या लॉयल्टी थी वो खराब होने लगती है। नेक्स्ट इज रिडक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल बर्डन ऑन शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली आप जो बेनिफिट आपको शेयर होल्डर से अर्न हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे मिनिमाइज होने लगते हैं, आपको अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं आपके शेयर होल्डर्स की तरफ से। तो ये इम्पैक्ट हुआ शेयर होल्डर्स पे। सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, कोई भी कंपनी अगर ओवर कैपिटलाइज होती है तो वो क्या करती है, अपनी कॉस्ट कटिंग करने लगती है। कॉस्ट कटिंग कैसे करती है, क्वालिटी घटाते हैं, सबसे पहले चीपर सोर्स निकालते हैं जिनके जिससे उनके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को घटाने लगते हैं। फिर ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे या सोसाइटल इश्यूज पे आता है। सेकंड पॉइंट है, कंपनी को और भी चीजें फेस करनी पड़ती है, एक क्योंकि सबको पता है कि भाई इस वक्त मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं आपको अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद दूसरा प्रोडक्ट की तरफ लोग स्विच करने लगते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी सॉल्वेंसी में आ जाती है, लिक्विडेशन में आने लगती है, यानी आपकी कंपनी बिल्कुल बिकने के कगार पे आ सकती है, इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनका भी ट्रस्ट आपसे खत्म होने लगता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो लीड्स टू वेस्टेजेस। ऑब्वियसली वेस्टेजेस बढ़ते हैं
जब चीजें बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही है, आपका प्रोडक्ट उतना सेल आउट नहीं हो रहा है, आप रिसोर्सेज को उतनी इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके वेस्टेजेस बढ़ते जाएंगे अलग अलग चीजों को लेके। अब हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे ठीक करें अपनी ओवर कैपिटलाइजेशन को? सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रीपेमेंट ऑफ लोन। सबसे पहले हमें अपनी लाइबिलिटी कम करनी होती है। सबसे बेसिक चीज है क्या, जब भी ऐसा कुछ हो ना, जब भी ऐसा कुछ लगे कि आप ओवरली बर्डन हो रहे हो, होता है ना हमारे साथ भी, कभी कभी लगता है यार सारे काम इकट्ठे आ गए, अब ये कैसे करूंगा। तो अगर आप जो जो सबसे जल्दी काम पूरा हो, अगर आप उस वहां से स्टार्ट करो, जिसको करने में 1 घंटा लग रहा हो, आप उसको स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे पता है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगेगा, अरे एक काम कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो ट्राई विद दी इजी वंस एंड दी शॉर्टर वंस। तो सेम सबसे पहले इसमें भी यही करते हैं, कैपिटलाइजेशन में हम अपनी लाइबिलिटीज घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, जो हमारे डिबेंचर्स हैं, जो लोन्स हैं, उनको हम रीपेमेंट करेंगे और धीरे धीरे उनको रिडीम करेंगे। ठीक है। सेकेंड है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज है, उनको हम घटाना शुरू करेंगे किसी भी तरीके। फिर है रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिविडेंड्स। ऑब्वियसली जब हम अपने शेयर, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम हमारी कॉस्ट ही तो लग रही है, डिविडेंड्स हमारी कॉस्ट ही है, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, जिनको हमें डिविडेंड देना ही होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, तो वो मिनिमाइज करने लगे धीरे धीरे। एकदम से करेंगे तो वो बैक ऑफ कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल। अगर हमारी इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल है, वो हम घटाना शुरू करेंगे। और सबसे लास्ट में हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के पोर्शन को रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। ये बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। इट इज जस्ट अ रिवर्स। ये जो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, जिसमें हमने ज्यादा कैपिटलाइजेशन अमाउंट लगा रखा है। अंडर कैपिटलाइजेशन जस्ट इसका उल्टा होता है, जब हम उतनी सफिशिएंट कैपिटल नहीं यूज करते हैं जितनी हमें यूज करनी चाहिए, अब ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स आ सकें, हम उससे बिलो यूज करते हैं। यहाँ पर अंडर कैपिटलाइजेशन का यही मतलब है। एक डेफिनेशन है, हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू जस्टिन बेल। अ कंपनी may be undercapitalized when the rate of profit it is making on the total capital is exceptionally high in the relation to the return enjoyed by similarly situated companies in the same industry, or when it has too little capital which with which to conduct is its business. Obviously हमें बिजनेस चलाने के लिए एक कुछ अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू निकालते हैं ना, कि भाई हमें इतना कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, क्योंकि हमें इतना पैसा लग ही जाएगा अगर हमें इतना प्रोडक्शन करना है और सब चीजें करनी है। अगर हम उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न्स भी वैसे नहीं आएंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंडर कैपिटलाइज सिचुएशन। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। ओके, वाई यहाँ पे ओवर क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग बाय एक्सीडेंट। ऑब्वियसली फ्यूचर में अगर हमें बहुत, जैसे होता है ना कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, तो अगर हमें हमें मालूम है कि अगर हम एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, या हम नई नई चीजों को जल्दी जब अडॉप्ट करते हैं, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है, और हमने उसको उस तरीके से एस्टिमेशन नहीं किया है, एक अच्छा एस्टिमेशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर में जितना अर्न कर सकते हैं हम उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उतना कैपिटलाइजेशन नहीं किया हुआ है, उतना अपना फंड्स नहीं लगा रखे हैं। सेकेंड है कंपनीज फ्लोटेड इन रिसेशन फाइंड देमसेल्व्स अंडर कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी बिकॉज दे हैव अनएक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग अर्निंग्स। ये कई बार होता है रिसेशन के टाइम में। कुछ कंपनीज तो नीचे जा रही होती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिसेशन के टाइम में, जैसे अभी करंट टाइम में अगर आप हम लोग डिस्कशन करें कोविड के टाइम में, तो आप देखोगे कि बाकी सारी चीजों की प्राइसेस डाउन होने चाहिए, क्योंकि जैसे पेट्रोल की प्राइसेस, प्रोडक्शन उतना हो रहा है लेकिन यूज नहीं हुआ है। ठीक है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जिनका यूज इन लॉकडाउन से टाइम में नहीं हुआ हो।
बहुत सारी चीजें, इवन सिर्फ ग्रोसरी वाला अगर हम लोग छोड़ दें, तो ग्रोसरी या मेडिसिनल छोड़ दें, तो ये दो चीजें या दो बिजनेसेस हमें बूम पे रहे हैं, लेकिन बाकी सारी बिजनेसेस नीचे चले गए हैं। तो ऑब्वियसली आपका बहुत सारी चीजों में आपकी रेट्स कम होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आपकी अर्निंग्स उस तरह से यहाँ पर जो बात करी जा रही है कि रिसेशन के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट होता है, जैसे अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ग्रोसरी ले सकते हैं। थर्ड है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली हमने कंजर्वेटिव, आगे हम लोग क्लास डिविडेंड पॉलिसीज भी पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में है। तो डिविडेंड पॉलिसीज में क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज की हम डिविडेंड पॉलिसी लगाते हैं, यानी आप कभी की ज्यादा देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत रोक के धीमे धीमे देती हैं, ठीक है, तो आपकी सोच वैसी कंजर्वेटिव है, तो आप डिविडेंड्स भी पूरी फ्रीली नहीं देते हो, बचा के रखते हो, तो ऑब्वियसली आपका उतना इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं शो होगा। लिबरल रिटेन प्रॉफिट्स, आप प्रॉफिट्स रिटेन करने में ज्यादा सोचते हो कि हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा बचा रहे, प्रोविजंस करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है लेटेस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड टेक्निक्स। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे अपग्रेड होना चाहिए। और सिर्फ इसी के रीजन की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज बिल्कुल भी नजर में नहीं है। जैसे वीडियोकॉन के टेलीविजन आते थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा आते थे, उनकी ब्रांड इमेज थी, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड टाइम पे नहीं किया। ऑब्वियसली वो अंडर कैपिटलाइज सिचुएशन में आ गए और उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में नहीं किया, और आज उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सेम नोकिया के साथ हुआ है। अब तो नोकिया ने पेनिट्रेशन धीरे धीरे वो मार्केट में जगह बनाने लगे हैं, लेकिन काफी टाइम लगा उन्हें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में। तो ये भी क्या है, लेटेस्ट जो चीजें हैं आपको उनसे अपग्रेडेड रहना पड़ेगा। अगर आप अदर देन दैट आप अंडर कैपिटलाइज ही कहलाएंगे। बिल्ड अप सीक्रेट रिजर्व्स, ऑब्वियसली आपने पता चला कुछ सीक्रेट रिजर्व्स भी रखे हुए हैं जो किसी को बताया भी नहीं है, तो ये रिजर्व्स आप बनाओगे तो प्रॉफिट से ही ना, तो आपका प्रॉफिट घट रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट क्या पड़ता है, ये तो कॉजेज हो गए। हायर डिविडेंड्स ऑन शेयर्स, आपको रोकने के लिए, आपको अपने शेयर होल्डर्स बचाने के लिए, आपको फिर पहले तो आप कम कम दे रहे हो, फिर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा देना पड़ेगा भाई, रोकना पड़ेगा, तो एकदम से बढ़ाने पड़ जाते हैं। ये इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है हाई प्राइस ऑफ शेयर्स, आपके जो शेयर के प्राइस होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं एकदम से, ठीक। थर्ड है कट थ्रोट कंपटीशन ड्यू टू न्यू राइवल्स। ऑब्वियसली आप अपग्रेड किया नहीं आपने, और दूसरी कंपनी ने अपग्रेड कर दिया, जैसे सैमसंग ने अभी पूरी तरीके से लगभग काफी सारी मार्केट कैप्चर करके रखी हुई है, तो ऑब्वियसली नोकिया बाहर हो गया, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोमैक्स कम हो गया। फिर उसके बाद आता है लिबरल डेप्रिसिएशन प्रोविजंस, आपने डेप्रिसिएशन में आप बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट करना पड़ जाता है कि भाई कैसे भी करके जो हमारी एसेट्स हैं वो कैसे भी करके बची रहें। डिमांड फॉर हायर वेज एंड बोनस फॉर एम्प्लॉइज, ऑब्वियसली हम अपने एम्प्लॉइज को उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको भी लगता है यार अब बहुत हो गया, तो उनको रोक के रखने के लिए आपको उनको हायर वेजेस और बोनस के थ्रू रोकना पड़ता है। डिमांड फॉर लोअर प्राइस फॉर कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर्स बचाने के लिए, जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें बचाने के लिए आपको सस्ते में प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं, तो आपकी कॉस्ट नहीं आ पाती है। तो ये तो बात हो गई, हम लोगों ने बात करी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि करेक्शंस क्या हो सकते हैं, कैसे ठीक करेंगे अपनी अंडर कैपिटलाइज। बार बार ओवर ही क्यों दिख रहा है, ठीक है, किस तरह से हाउ कैन वी अश्योर so that our company will never go under capitalize. Capitalization of reserves and issue of bonus shares. फर्स्ट पॉइंट है आपके जो रिजर्व्स हैं और उनके थ्रू आपको क्या करना है, बोनस शेयर्स इशू करने हैं, क्योंकि शेयर्स क्या होगा, आपको कैश भी नहीं देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके उनको एक शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाएंगी, उनको लगेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप जो पहले से आपके शेयर होल्डर्स हैं आपने उन्हीं को ही बोनस शेयर्स इशू किए हुए हैं। सेकेंड है सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल। हमारी जो शेयर कैपिटल है हम उसको कैटेगराइज करेंगे अलग अलग चीजों में,
और हम उनके सब डिविजन्स बनाएंगे सो दैट हमारी शेयर कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में और ज्यादा सेग्रीगेट हो जाए, और हमारी जो हम लोग ने अंडर कैपिटलाइज किया हुआ है, कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा पाए। इंक्रीज ऑफ इशूड कैपिटल, और हमें अपनी जो इशूड कैपिटल है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज करनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी बचे रहें और हमारी धीरे धीरे शेयर्स भी बढ़ने लगे। फाइन क्लास। तो ये तो हो गई करेक्शंस, हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडर कैपिटलाइजेशन से एक कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज फेयर कैपिटलाइजेशन। When a company is fairly capitalized, it means the situation when the rate of return justify the amount of capital invested. सिंपल सी बात है, आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो जो परसेंटेज है 10%, 20%, वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको जस्टिफाई करे, सेम लेवल पे आए। यानी आपने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया हुआ है और आपको रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ओवरली कैपिटलाइज होगा। और अगर आपने कम कैपिटलाइजेशन किया हुआ है तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक फेयर वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, जैसे हम लोग बात नहीं करते हैं, एक ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमें ये पता चल सके कि हमारी एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट लगी है और कहाँ पर हमें वो कॉस्ट के इक्विवेलेंट प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम उसी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं कि ऐसी पोजीशन जहां पे हमें एक्चुअल में उतने रिटर्न्स आने लगे, तो इट इज कॉल्ड फेयरली कैपिटलाइज। फाइन क्लास। तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजेशन, ऑल द टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। फाइन। तो यहाँ पर हमारा कैपिटलाइजेशन कंप्लीट होता है और उसके साथ ही हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है यहाँ पे। क्लास किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो, आप बोल सकते हो। एंड आई होप कि आप सब ने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी, विच इज हिमांशु, तनुष्का, आर्या, शिवांगी, हर्ष, आकांक्षा, यशी, श्रेयांश, सिद्धार्थ, हर्ष, अनमोल, वांशिका, आयुषी, अनामिका, हर्षित, अनुष्का, आयुष, आदित्य, आयुषी गुप्ता, श्रेया, अभय, और लास्ट तरुण। क्लास, इज देयर एनीवन हु अच्छा, ओके। क्लास कोई और है? यस यस, सुबी। यस मैम। ओके, हाँ वही देख रहे थे कि लास्ट नंबर दिया है। फाइन। और क्लास कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अटेंडेंस ना आई है? फाइन। किसी को कुछ पूछना है क्लास? ओके, थैंक यू क्लास।